हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक में ज्योग्राफी का चैप्टर 6। इससे पहले जो है चैप्टर 5 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब केवल आपका 2 चैप्टर रहता है, उसके बाद जो है क्लास 6 की ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है और ये दोनों की प्लेलिस्ट जो है अलग अलग बनी हुई है। अब ध्यान से सुनिए, क्लास 6 की जो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है उसका नाम है एनसीईआरटी समरी सोशल साइंस 6, 7, 8। और जो ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी क्लास 6, 7, 8 के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाके ओपन करते हैं तो सीक्वेंस में आपको वीडियो मिलेगा और आप अच्छे से जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्लास 6 की जो हिस्ट्री है पूरा हैंड रिटन नोट्स है, और जो आपकी ज्योग्राफी है ये पूरी एनसीईआरटी के बुक से मैंने पूरा करवाया है। और ये जो है आपका पूरा हाईलाइटेड पॉइंट्स है, जितने भी हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें बुक से इसलिए करवाया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो थी, आप कितने नोट्स बनाएंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि आपको समझाना था। तो इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं आप केवल उनको देखिए, उसके अलावा कुछ मत देखना, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए इस पर काम किया हुआ है, तो आप इसको जो है अपना प्रेफर कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये मैं कह सकती हूँ दावे के साथ कि अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके जो है आप अच्छा जो है हिस्ट्री में जो सोशल साइंस आपका है सी टेट पेपर सेकेंड, सी टेट जो पेपर सेकेंड है आपका एसएसटी, उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बशर्ते कि आप इसको ध्यान से पढ़िए, और अगर वीडियो 1-2 बार देख लेते हैं तो आपको ये लर्न भी हो जाएगा। इतना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, क्लास 6 की ज्योग्राफी बहुत ही ईजी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप अंत तक देखिएगा और फीडबैक ज़रूर देना। तो और अगर वीडियो से आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, हेल्पफुल है, इससे आपको मदद मिल रही है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ और लोगों को हेल्प मिल सके। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर यूज़फुल लगता है तभी सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि डेली की वीडियो जो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। और अगर हमसे आप ये पढ़ना है तो आपको सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझिए पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो पृथ्वी, हम सब लोगों को पता है कि जो पृथ्वी है वो एक समान नहीं है। इस डायग्राम के थ्रू समझिए, जो हमारी पृथ्वी है कहीं ऊंची है, कहीं उबड़ है, कहीं खाबड़ है, कहीं वहाँ पे पहाड़ भी दिखेंगे आपको, यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं भी देखने को मिलेंगी, पर्वत भी देखने को मिलेंगे, पठार भी देखने को मिलेंगे, नदियाँ भी हैं और मैदान भी हैं। इस तरह से जो है हमारी पृथ्वी जो है एक समतल हम नहीं बोल सकते हैं। पृथ्वी पर बहुत जो है बहुत प्रकार के स्थल रूप देखने को मिलते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी की सतह है वो सभी जगह जो है एक समान नहीं है, इस पे अनेक स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग जो है ऊंचे भी हो सकते हैं और कुछ जो है समतल भी हो सकते हैं। कुछ इतने ऊंचे होते हैं कि उनको जो है पर्वत का नाम दे दिया जाता है, कुछ थोड़े से ऊंचे होते हैं उनको पठार बोल दिया जाता है, और कुछ जो है इतना समतल होता है कि उसको मैदानी भाग के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं को जो है हम देखेंगे कि ये किस प्रकार बनते हैं और इनका निर्माण किस तरह से होता है और इनके फायदे क्या हैं, और इससे जो है जो पर्वत हैं वहाँ पे क्या क्या लोगों को परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, क्या क्या वहाँ की जो है वहाँ के लाभ हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और अच्छे से ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अब सी टेट का पेपर आपका दूर नहीं है। 31 जनवरी सबको पता चल चुका है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो क्लास 6 की अब खत्म हो जाएगी, 7th एक हफ्ता लगेगा, 8th की एक हफ्ता लगेगा। जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, देन हम क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पृथ्वी के जो स्थल रूप हैं वो 2 हैं, मतलब 2 प्रक्रियाओं के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। जो स्थल रूप है वो 2 प्रक्रियाओं के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है, और एक प्रक्रिया है इसकी आंतरिक प्रक्रिया और दूसरी जो है बाह्य प्रक्रिया। अब ये किस तरीके से, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे जो है लगातार गति होती रहती है, जो प्लेटें हैं वो लगातार टकराती रहती हैं, पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। इसको जो है आंतरिक प्रक्रिया बोला गया, क्योंकि अंदर इसकी क्रिया हो रही है। अगर हम बोलते हैं जैसे ज्वालामुखी का निर्माण होता है, तो पृथ्वी की आंतरिक क्रिया के कारण जो है ज्वालामुखी का निर्माण हो रहा है। तो आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी जो है उसकी सतह उठ जाती है और तो कहीं धंस जाती है, ये हम सबको पता है। तो जब पृथ्वी की सतह कहीं उठ जाए और कहीं धंस जाए, ये किस कारण से, आंतरिक प्रक्रिया के कारण। और आंतरिक प्रक्रिया कैसे होती है, पृथ्वी के अंदर जो है लगातार हलचल चलती रहती है और ये जो गति हो रही होती है, इसके कारण जो है पृथ्वी कई बार उठ जाती है और कई बार धंस जाती है। अब इसके बाद जो है हम बाह्य क्रिया को समझते हैं। जो बाह्य प्रक्रिया है सॉरी, स्थल के लगातार जो बनना, जो स्थल रूप है उसका लगातार बनना या टूटने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है,
बाह्य प्रक्रिया। इसका मतलब है पृथ्वी की जो सतह अगर टूटकर घिस जाती है, कई बार क्या होता है, आप जो मैदानी इलाके हैं आप देखेंगे कि वहाँ पे जब जो ढलवा स्थान होता है, वहाँ से कई बार जो है वो अचानक से वो घिस जाता है। तो कई बार जो होता है पृथ्वी की सतह अचानक से टूटकर घिस जाती है, उस जो घिसने वाली सतह को क्या कहा जाता है? अपरदन। जैसे कि अगर आप पेड़ की कटाई कर देंगे तो वहाँ से मिट्टी जो है धँसते-धँसते नीचे घिसकते-घिसकते आ जाती है। तो ये अपरदन के कारण होता है। और अपरदन की क्रिया के द्वारा जो सतह क्या हो जाती है? नीची हो जाती है। क्योंकि बार-बार पृथ्वी अगर तभी बोलते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ ताकि हमारी जो है भूमि सही बनी रहे, हमारा वो अपरदन ना हो, मिट्टी अपनी जगह पे रहे। अगर वहाँ से हटा देंगे तो मिट्टी अपरदित होती रहेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सतह नीचे धँस जाती है। तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं लाओस, अगर एक चीन में लाओस मैदान है तो हम कैसे देखते हैं कि उसमें रेत जब उड़ता जाता है और एक जगह जब उसका टीला बना लेता है तो वो क्या, उसको बोला जाता है निक्षेपण। मतलब जब मिट्टी जब मिट्टी जो टूटकर घिसते जाती है तो उस जगह से तो अपरदन हो रहा है, किंतु कहीं जहाँ पे जमा होगी उसको कहा जाएगा निक्षेपण। तो क्या नाम, अपरदन किसको कहते हैं? पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाने को अपरदन कहा जाता है। ये आपसे पूछा जाता है कौन सी अपरदन की क्रिया है या कौन सी निक्षेपण की क्रिया है। तो जब पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाती है वो अपरदन क्रिया कहलाती है। जब इसी के द्वारा जब पृथ्वी का दोबारा से जो है मिट्टी की सतह पर, मतलब कि दोबारा से उसका निर्माण होता है, मतलब निक्षेपण की प्रक्रिया क्या है, इसके द्वारा फिर से सतह का निर्माण होता है, तो वो क्या कहलाता है? निक्षेपण। ये दो प्रक्रियाएं जो है किनके कारण होती हैं? ये देखो, जल के कारण, वायु के कारण, बर्फ के द्वारा। मतलब जल के द्वारा भी जल के द्वारा भी अपरदन होता है और निक्षेपण भी होता है। वायु के द्वारा, जब वायु बहुत तेज चलती है तो मिट्टी को जो है बहा कर लेकर चली जाती है, मतलब उड़ा के लेकर चली जाती है और एक जगह निक्षेपित कर देती है। तो जो निर्माण होता है वो निक्षेपण प्रक्रिया के कारण होता है और जो सतह टूटकर घिस जाती है वो अपरदन प्रक्रिया के कारण होता है। और यही जो है बर्फ के द्वारा, मतलब जो ये प्रक्रियाएं होती हैं वो तीन के द्वारा, जल, वायु, बर्फ के द्वारा। होप सो ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार हम क्या देखते हैं कि स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। देखो, अब स्थल रूप में देखेंगे तो पर्वत, पठार और मैदान देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्वत। जो पर्वत है, तो पर्वत की जो सतह है, पर्वत जो है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होता है। क्या बोला जाता है? प्राकृतिक ऊंचाई। अगर हम बात करें, देखिए पर्वत होता क्या है? पहाड़ी वह स्थलीय भाग होता है जो आसपास की भूमि से क्या होता है? थोड़ी सी ऊंची उठी होती है। मतलब अगर हम बात करते हैं 600 मीटर से अधिक ऊंचाई या खड़ी ढाल वाली अगर पहाड़ी ही को क्या कहा जाता है? पर्वत। तो इस प्रकार जो है 600 मीटर से जो भी अधिक ऊंची पहाड़ी होती है, मतलब ऊंचाई पर होती है और उसकी ढाल जो है खड़ी होती है, तो उसको क्या कहा जाएगा? पहाड़ी। क्या कहा जाएगा? उस पहाड़ी को क्या कहा जाएगा? पर्वत, सॉरी। तो इस प्रकार जो है आप को समझ में आ गया होगा। जो और पर्वत जो होता है, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है। इसको जो है ये प्रकृति के द्वारा जो है इसका एक प्राकृतिक ऊंचाई होती है। और पर्वत का शिखर कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्वत का जो शिखर होता है वो छोटा और उसका आधार जो होता है चौड़ा। मतलब उसका शिखर जो होता है छोटा होता है और आधार जो है वो चौड़ा होता है। आप आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे ऊंचे, मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा, और कुछ पहाड़ जो है बादलों से भी ऊंचे होते हैं। और कुछ जो अगर जैसे कि अब जैसे जैसे पहाड़ पे ऊंचाई पर जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि उसका तापमान जो है कम होता जाएगा। मतलब कि वहाँ पे जलवायु जो है ठंडी होती जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम पर्वत पर ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ की जो जलवायु है वो क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। पर्वतों पर हमेशा जमी रहनी बर्फ जमी रहती है उसको क्या कहा जाता है? हिमानी। ये आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? हिमानी। कुछ कुछ ऐसे भी पर्वत होते हैं जो समुद्र के भीतर होते हैं। मतलब वो समुद्र के भीतर होते हैं और हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उसको हम बोल सकते हैं। और आप वो देख नहीं सकते, किंतु वहाँ की जो जलवायु, कठोर जलवायु होने के कारण, जो अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों की, तो वहाँ की जो जलवायु होती है बहुत ही कठोर होती है और बहुत कम लोग वहाँ पे निवास करते हैं। इनफैक्ट जो निवास भी करते हैं वो तो उनके लिए, मतलब स्टार्टिंग से पैदा होते हैं तो उनके लिए वो
अच्छा मतलब उस इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं, लेकिन वो लोग भी वहाँ पे ज़्यादा रहना नहीं चाहते, वो लोग भी कहीं पलायन करके दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है बहुत ही कठोर है और वहाँ का जो धरातल है खड़ी ढाल वाला है, इसीलिए वो जो भूमि होती है वो कृषि योग्य हम नहीं कह सकते, या जो कृषि भी होती है बहुत ही कम मात्रा में लोग जो है कृषि करते हैं। पर्वत जो है, अगर पर्वत को एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो वो क्या कहलाता है? श्रृंखला। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप ध्यान दीजिए, वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है और वो क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो जो अगर क्रम में लगाते हैं जो व्यवस्थित अगर क्रम में लगा दिया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? श्रृंखला। अब ये देख सकते हैं, ये इसके बारे में अभी हम वलित पर्वत क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इन सब के बारे में हम अभी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि बहुत से जो पर्वत होते हैं, अगर हम बोले पर्वतीय तंत्र, वो समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में ही होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में जो है फैले होते हैं। अगर हम बात करें कि हिमालय, आल्प्स और एंडीज, हिमालय हमें पता है एशिया में है, और यूरोप का हमें पता है यूरोप में आल्प्स है, और दक्षिणी अमेरिका में क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो इस प्रकार जो है पर्वत को, जो पर्वत होता है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, मतलब ये पर्वत जो है 3 प्रकार के होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। जो वलित पर्वत है, आपको ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सा वलित पर्वत है, या भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण कौन सा है, या ज्वालामुखी पर्वत का नाम बताइए। किसी एक ज्वालामुखी ऑप्शन दे देंगे कई पर्वतों के, और बोलेंगे कि इसमें से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये तीनों ही पर्वत आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले वलित पर्वत। वलित पर्वत क्या होता है? वलित पर्वत में क्या होता है? जिनकी जो सतह है, जो मतलब सतह है वो क्या होती है? ऊबड़ खाबड़ होती है, और ये ऊबड़ खाबड़ होती है, और शिखर जो होता है उसका कैसा होता है? शंक्वाकार। ये पूछ सकता है कि वलित पर्वत इनमें से कौन सा है, मतलब कि आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन लाइन दे सकता है, और उसके अंदर भ्रंशोत पर्वत के बारे में बता सकता है, ज्वालामुखी पर्वत के बारे में भी, और वलित पर्वत के बारे में। तो वलित पर्वत जो होता है उसकी सतह क्या होती है? ऊबड़ खाबड़, और शिखर जो है शंक्वाकार होता है। और अगर हम बात करें कि भारत की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये विश्व की सबसे पुरानी जो है वलित पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण जो है ये, मतलब ये लगातार घिसने के कारण जो है ये घिस गई है, लगातार वहाँ से मिट्टी हटने के कारण गई है, इसलिए इसे जो है सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। और हिमालय तथा आल्प्स भी क्या है? एक वलित पर्वत हैं। तो हिमालय, आल्प्स के साथ साथ अरावली भी, ये तीनों ही क्या है? एक वलित पर्वत है। और अगर हम बात करें जैसे उत्तरी अमेरिका के अल्प्सियन और रूस के यूराल पर्वत, ये गोलाकार दिखाई देते हैं, इनकी ऊंचाई कम हो गई है, तो ये भी पुराने वलित पर्वत श्रृंखला में आ जाते हैं। अल्प्सियन भी, मतलब कि अपलेशियन भी, और यूराल पर्वत भी, ये दोनों ही क्या है? आपके वलित पर्वत हैं। तो वलित पर्वत आल्प्स भी है, हिमालय भी है, अरावली भी है, अपलेशियन भी है, और यूराल पर्वत, ये पांचों जो है आपके क्या है? वलित पर्वत श्रृंखला के ही मतलब उदाहरण है। भ्रंशोत पर्वत क्या होता है? जब बहुत बड़ा भाग, अगर पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? भ्रंशोत पर्वत। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसको क्या कहते हैं? पर्वत का अगर जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उत्खंड, मतलब उत्खंड भ्रंश भी बोलता है और हास्ट भी बोला जाता है। जो आपका भ्रंशोत पर्वत होता है वो, तो वो घाटियों के बीच में, मतलब अगर दो भ्रंशोत पर्वत है, मान लो कि आपका ये पर्वत है, यहाँ पे ये पर्वत है, तो यहाँ पे जो है घाटी होती है, तो दो पर्वतों के बीच में जब घाटी होती है तो उसको क्या कहा जाता है? भ्रंशोत पर्वत। जैसे सतपुरा पर्वत अगर हम भारत में बात करें तो उसके एक और नर्मदा है, दूसरी ओर तापी नदी है, तो उसके बीच में जो है अगर सतपुरा नदी है तो ये क्या है? भ्रंशोत पर्वत है। मतलब सतपुरा पे जो भी है वो सतपुरा क्या है? एक भ्रंशोत, मतलब दो पर्वतों के बीच में जो घाटी होती है उसको क्या कहा जाता है? भ्रंशोत। तो भ्रंशोत पर्वत के बारे में समझ गए होंगे। तो ये एक चीज़ समझ लीजिए, ये पूछा गया है क्वेश्चन कि जो भ्रंशोत पर्वत है, पर्वतों में जो उठा हुआ भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? वो होता है उत्खंड, और जो धसा हुआ भाग होता है उसको बोला जाता है द्रोणिका भ्रंश या ग्राबेन। मतलब ये दोनों नाम भी आपको पता होना चाहिए। यूरोप की जो राइन घाटी है,
तथा वासजेस पर्वत, इस तरह के पर्वत मतलब कि इसके उदाहरण है। अगर यूरोप का राइन घाटी ले लें या वासजेस पर्वत, वासजेस पर्वत किसका उदाहरण है? भ्रंशोत पर्वत का। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत क्या है? ज्वालामुखी पर्वत नाम से ही पता चल रहा है कि ये ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण जो है बनता है। तो अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है ये एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है। जापान का फ्यूजियामा, ये पूछा गया है, ये आपका जो है क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। अब समझिए कि पर्वतों के लाभ क्या हैं। तो जो पर्वत हैं ये बहुत ही लाभदायक होते हैं। क्यों? क्योंकि पर्वत जो है जल के संग्रहागार कहा जाता है इनको। बहुत सी नदियों का स्रोत होता है ये, और पर्वतों से ही जो है इस पर्वतों में स्थित जो हिमानियों में इसका होता है। तो जलाशयों के जलों को लोगों तक पहुंचाया जाता है, और पर्वतों के जल का उपयोग जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए, लाइक सिंचाई हो गया, पन बिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी घाटी तथा वेदिकाएं जो कृषि की जाती है उसके लिए भी ये उपयुक्त होता है। इस प्रकार जो है पर्वत जो है अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु भी पर्वतों में पाए जाते हैं। तो पर्वत से हमें, पर्वत पर हमें जो वन होते हैं उनसे हमें ईंधन मिलता है, चारा, और लोगों के रहने के लिए आश्रय भी मिलता है। दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए पर्वत बहुत ज़्यादा उपयोगी भी हैं। और अगर हम बात करें तो लोग पर्वतों का यात्रा करना, पर्वतारोहण के लिए जाते हैं। पर्वतों की यात्रा, उनकी सुंदरता को देखने के लिए तो इस तरह से टूरिज़्म बढ़ता है। तो विभिन्न प्रकार के वहाँ पे खेल भी होते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग हुआ, हैंग हुआ, ग्लाइडिंग। वैसे ये सब पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। तो वैसे मैंने वो क्या है हाईलाइट कर दिया है, और आप इसको एक बार आपको एक नॉर्मल जनरल नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। आगे हम देखते हैं। अब ये देखिए आपका ये ज्वालामुखी पर्वत के बारे में बताया गया है। आप यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से ज्वालामुखी का उद्गार होता है और ज्वालामुखी पर्वत बनता है। ये एक हिमानी पर्वत श्रृंखला है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। अब हम बात करते हैं पठार। अभी हमने पढ़ा पर्वत के बारे में, अब पठार क्या होता है? पठार जो है उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से जो है अधिक थोड़ा सा उठा हुआ होता है, पर्वत से कम, और भूमि से थोड़ा सा मैदानी जो भाग होता है उससे थोड़ा उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? पठार। इसकी जो ऊपरी भाग जो है अगर हम बात करें तो वो मेज के समान होता है, और मेज के समान सपाट होता है। किसी भी पठार का एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं। देखिए ध्यान रखिए, पर्वत और पठार के अंदर डिफरेंस पूछ सकता है। तो पठार क्या होता है? ये उठी हुई सपाट भूमि होती है। अब पठार का एक या एक से अधिक किनारा भी हो सकता है, इसके जिनके ढाल खड़े होते हैं। ये हमें कई बार पर्वतों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये पर्वत नहीं होते हैं। पठारों की जो ऊंचाई होती है कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। अगर भारत के दक्कन पठार की बात करें तो ये पुराने पठारों में से एक है, दक्कन पठार। और ये कहाँ पर है? ये आपका महाराष्ट्र साइड में। तो केन्या, अगर हम बात करें कि केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार बोला जाता है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार, ऑस्ट्रेलिया का जो है पश्चिमी पठार, इस प्रकार के जो है उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो आपको पता है जब विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से, हम हमेशा समुद्र तल से, क्योंकि समुद्र तल पर जो है जीरो माना जाता है, तो उसका जो है वहीं से उसकी कभी भी किसी भी चीज़ की ऊंचाई नापी जाती है तो वो समुद्र तल से देखी जाती है। तो तिब्बत का जो पठार है वो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत ही उपयोगी होते हैं। किस प्रकार? क्योंकि इनमें बहुत सारे खनिजों की प्रचुरता होती है, बहुत ज़्यादा ये उपयोगी होते हैं। यहाँ पे खनिजों की मतलब कि ये आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा धनी बोला जा सकता है। यही कारण है कि विश्व में बहुत से खनन क्षेत्र जो है वो पठारी भागों में ही होते हैं। ये पता होना चाहिए आपको। जो पठार है बहुत ही उपयोगी होते हैं और खनिजों की प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है। और इसके बाद जो है अफ्रीका का पठार जो है वहाँ से सोना और हीरे के खनन के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा? अफ्रीका का पठार। भारत में अगर छोटा नागपुर की बात करें तो यहाँ से हमें लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार मिलते हैं। पठारी क्षेत्रों से बहुत सारे जलप्रपात मतलब निकलते हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। नदियाँ जो है यहाँ पर ऊंचाई से गिरती हैं। अगर हम बात करें कि भारत में छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी
स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित एक हुंड्रू जलप्रपात है। आपसे पूछ सकता है कि हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये है स्वर्ण रेखा नदी पर। और स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पर है, ये छोटे नागपुर पठार पर। तो कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से। तो ये जोग जलप्रपात कहाँ पर है, कर्नाटक में। इस प्रकार ये जो है जलप्रपातों के आपके उदाहरण थे। लावा पठार में जो है क्या मिलता है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी किस लिए, कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। और ये जो है काली मिट्टी में जो अगर खेती किया जाता है तो ये खेती बहुत ही अच्छी होती है, मतलब कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। कृषि के लिए काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ की जो गन्ने होते हैं बहुत ही वो मीठे होते हैं, और ये पर्यटकों को भी बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है पठार जो है। अब हम बात करते हैं मैदान की। तीसरा हमारा पॉइंट है मैदान। मैदान जो है, मैदान को देखो, हम पठार हमने पढ़ लिया, पर्वत पढ़ लिया। मैदान जो है, मैदान एकदम समतल होता है और बहुत बड़े भाग में। अगर हम बात करें कि मध्य समुद्र तल से ये 200 मीटर तक अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं और कुछ जो है थोड़ी थोड़ी ऊंचा, थोड़ा सा उर्मिल और तरंगित होते हैं। अधिकांश मैदानों से जो है नदियाँ और उसकी सहायक नदियों द्वारा, ये जो है अधिकांश जो मैदान है नदियों और सहायक नदियों द्वारा बने होते हैं। नदियाँ जो हैं पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं, उन्हें अपर्दित करके पर्वतों से बहती हैं और वहाँ से मिट्टी बहा कर लेकर आती हैं और वो जो है मैदानों में जमा कर देती है, जिसके कारण वहाँ की मिट्टी हमेशा बदलती रहती है और वो जो है उपजाऊ हो जाती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाते हुए जो है साथ ढोए जाने के कारण जो पदार्थ हैं जैसे पत्थर, बालू या सिल, उनको घाटियों में निक्षेपित कर देती है, जिसके कारण एक बहुत ही उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। इसलिए बोलते हैं मैदानी भाग जो होता है वो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। दूसरी बात मैदान का क्या अच्छा है कि मैदान बहुत ही अधिक उपजाऊ तो होते हैं, यहाँ पे परिवहन के साधनों का निर्माण करना भी बहुत ही आसान होता है। इसलिए मैदानी क्षेत्रों में रेलवे लाइन बहुत अच्छे से बिछाई जाती है। ये मैदान जो है विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भागों में होते हैं। और नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान, जैसे अगर हम बात करें एशिया, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में जो है, अगर एशिया की बात करें तो भारत में अगर हम गंगा और ब्रह्मपुत्रा का मैदान देखें, और चीन में यांगसे नदी का मैदान जो है एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है, मतलब वहाँ पे जो है बहुत बड़ा नदियों के द्वारा ये मैदान बनाया गया है। तो मैदान जो है मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी एक क्षेत्र होता है। यहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है, क्योंकि यहाँ ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट भी होता है और अच्छे से यहाँ पे लोग रह भी लेते हैं, कृषि भी कर पाते हैं। और यहाँ की जो भूमि होती है वो बहुत ही उसमें प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो लोग हैं इधर ही रहते हैं। स्थल रूप एवं लोक। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव जो है विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करता है। जो स्थल रूपों एवं लोक के बारे में क्या बताया गया है कि स्थल रूपों की विभिन्नता, हर जगह अलग अलग विभिन्नता आपने देखा। स्थल रूपों के अनेक रूप देखा, पर्वत है, पठार है, मैदान है, किंतु मानव जो है उन्हीं के अनुसार जो है अपना जीवन यापन करता है। वो जिस भी क्षेत्र में रहता है उसके अकॉर्डिंग वो ढल जाता है, उसमें जो है उसके लिए वो मतलब इन्वायरमेंट में वो रहता है, तो उसके लिए वो वहाँ पे उसको इतना मुश्किल नहीं होता। अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों का बात करें तो वहाँ पे जीवन कठिन है, किंतु जो वहाँ पे लोग रहने लगते हैं उनके लिए जो है वो इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर मैदानी भाग से कोई जाके पर्वतीय क्षेत्र में रहे तो वो शायद नहीं रह सकता। मैदानी क्षेत्रों का जीवन थोड़ा सा पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में जो है फसलें बहुत ही फसलों का उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है, लेकिन वहाँ पे जो पर्वतीय क्षेत्रों में वहाँ पे बहुत ही मुश्किल होता है। इन दोनों में क्या अंतर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी जैसे प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, बाढ़, इन सब के विनाश भी कर देते हैं। और ये आकस्मिक घटनाओं के बारे में जो है हम लोगों को समय समय पर जागरूकता भी लोगों के बारे में, इसके बारे में जो है बताया जाता है, जागरूकता फैलाया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है और इनसे आने वाले खतरों को कम किया जा सकता है लोगों को जागरूक करके। हम कितने तरीके से जल एवं स्थल का उपयोग में ला सकते हैं इसका पता जो है हमने आसपास के क्षेत्रों से हम अपने लगा सकते हैं। तो आप देख सकते कि जो स्थल का प्रयोग है लोग कुछ गलत तरीके से करते हैं और कुछ उसको जो है बहुत उपजाऊ तरीके करेंगे, उसमें मकान बनाते हैं, मकानों का निर्माण करते हैं। और कुछ लोग जो है वहाँ पे खेती करते हैं और कुछ लोग जो है उस पे स्थल पे क्या करते हैं, कचरा फेंक देते हैं, जिससे कि भूमि जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। और गंदा करना, आप खुद सोचिए कि अगर एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा,
अच्छे बोलते हैं ना स्वच्छ जो पर्यावरण होता है, यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं, जो हमारा स्वच्छ पर्यावरण होता है, स्वच्छ पर्यावरण में ही एक स्वस्थ अगर पर्यावरण हमारा स्वच्छ होगा तो हमारी शरीर जो है वो स्वच्छ होगा, और स्वच्छ शरीर में एक स्वच्छ मस्तिष्क का, स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, एक निवास होता है। तो स्वस्थ शरीर के लिए जो है स्वच्छ पर्यावरण होना जरूरी है। स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण होना कैसे आपके लिए ये कैसे कर सकते हैं कि आप गंदगी न फैलाएं, अपने आसपास साफ रखें, जो जल है, वायु है, एक स्वच्छ वातावरण में रहेंगे। तो अगर गंदगी नहीं फैलाएंगे तो वैसे ही ये सब चीज़ें आप मेंटेन कर पाएंगे। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उस स्थल रूप का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। होप सो ये जो एक चैप्टर जो है बहुत जनरल था, होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ फिर भी नहीं आता है समझ में तो आप पूछ सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जनरल थी, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने साथ में आपको बताया है कि क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे पर्वतों के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं क्वेश्चन इससे। स्थल के कौन कौन सी 2 प्रक्रियाएं हैं, आंतरिक और बाह्य क्रिया। आप जो अपर्दन और निक्षेपण क्या होता है, पठार कौन कौन से हैं, कौन से जलप्रपात हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीज़ें जो जनरल हैं उनको आप थोड़ा स्किप करते हुए बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइटेड हैं उनको पढ़िए। वो मैंने पूरे मेन पॉइंट्स जो है आपके सामने, पूरी एनसीईआरटी बुक है, आप ये देख सकते हैं। तो अगर वीडियो से आपको लगे कि थोड़ा भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा। आपका लाइक से ही हमारा एक मोटिवेशन हमें मिलता है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे आपकी हेल्प हो सके, उतनी अच्छे से कंटेंट की वीडियो बनाएं। तो अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है तो एक लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरी यहाँ पे आपको तैयारी करवाई जाएगी। थैंक यू।